गले में बलगम बनना, कफ आना, गला बार बार साफ़ करने की ज़रूरत महसूस होना। तो आज बात करेंगे इसके इलाज के बारे में और उन कारणों के बारे में जिसकी वजह से ये सब होता है। पूरा वीडियो डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। देखिए, जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं स्पेशली वायरल इन्फेक्शन के लिए, तो वो इन्फेक्शन को ख़त्म करने के साथ साथ बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह बनती है। एंटीबायोटिक हमारे शरीर में मौजूद फ्रेंडली माइक्रोब को भी ख़त्म करती है, जिससे आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और उन फ्रेंडली माइक्रोब के ख़त्म होने से आपकी बॉडी में फंगस की ग्रोथ भी बढ़ती है। ये फ्रेंडली बैक्टीरिया ही होते हैं जो नेचुरली फंगस की ग्रोथ को रोके रखते हैं। अब क्योंकि ये ख़त्म हो चुके हैं, तो अब ये फंगस पूरी बॉडी में भी फैल सकती है। इसके साथ साथ ये साइनसिस की वजह भी बनती है। साइनसिस एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपके नाक की कैविटीज़ में सूजन हो जाती है और ये सर दर्द, बहती हुई नाक या नाक का बंद हो जाना इसकी वजह बनता है। तो शुरुआत हुई थी एक छोटे से वायरल इन्फेक्शन को ख़त्म करने से और आप एक बड़ी समस्या में फंस जाते हैं। अब आपको सहारा लेना पड़ेगा एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन का, जिसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। आज हम उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम हैवी मेडिसिन्स के बगैर गले में आने वाले बलगम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो नंबर 1 पर है GERD यानी गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसमें ईसोफेगस यानी आहार नाल और स्टमक के बीच में एक वॉल्व होता है जो बंद नहीं हो पाता है, जिससे स्टमक का एसिड बार बार आहार नाल में आ जाता है, जो इरिटेशन पैदा करता है और आहार नाल की दीवारों को चोट पहुंचाता है, जिससे आपके गले में रैशेस भी बन जाते हैं। आपको बार बार गला साफ़ करने की ज़रूरत महसूस होती है। बहुत से लोग इस समस्या के शिकार हो जाते हैं और जब आप डॉक्टर के पास में जाते हैं तो आपको एंटा एसिड की गोली दे देता है। स्टमक के एसिड को कम करने वाली या फिर न्यूट्रल करने वाली गोलियां दे दी जाती है। लेकिन रियल में ये समस्या डॉक्टर के ट्रीटमेंट के उलट कम एसिड बनने की वजह से होती है, क्योंकि स्टमक के ऊपर का जो वॉल होता है, ढक्कन होता है, वो न्यूरोलॉजिकली एसिड द्वारा ट्रिगर्ड होता है। जब कम एसिड बनता है तो ये वॉल्व या ढक्कन अपने आप खुल जाता है। कम एसिड इस वॉल्व को बंद ही नहीं होने देता है और एसिड हमारे आहार नाल में चला जाता है। इस विषय पर मैं डिटेल में एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके ज़रूर देखिएगा। अब इस समस्या को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एंटा एसिड की गोलियां लेना बंद कर देना है। दूसरा, आपको क्या करना है कि बीटेन हाइड्रोक्लोराइड के 1 से 2 कैप्सूल खाना खाने से पहले आपको खाना है और साथ में आप ऐड कर सकते हैं एप्पल साइडर विनेगर को। यह आपके स्टमक के पीएच को बैलेंस रखता है, स्टमक में एसिड के लेवल को इम्प्रूव करता है और जब आपके स्टमक का एसिड इम्प्रूव होता है तो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर ओपन नहीं हो पाता है, टाइटली क्लोज रहता है, जिसकी वजह से एसिड आहार नाल से होते हुए आपके गले तक नहीं आता है और आपकी आहार नाल और गले को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है और ऐसा करके आप इस समस्या से बच सकते हैं। इसके अलावा आप एंडोस्कोपी जैसे महंगे ट्रीटमेंट की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन ये मैंने आपको आसान और सस्ता उपाय बताया है एसिड रिफ्लक्स को ट्रीट करने का। दोस्तों, एसिड रिफ्लक्स के शिकार लोगों को अक्सर गैस, ब्लोटिंग, अपचन जैसी शिकायतें भी होती है, तो ये समस्या भी आपकी ठीक होने लगती है। दूसरा, पोस्ट नेज़ल डिप भी एक वजह हो सकती है गले में रेशे बनने की। पोस्ट नेज़ल डिप एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपके नाक के कैविटी के पिछले हिस्से से गले तक रेशा बन जाता है और वो आपको खांसी करने पर मजबूर करता है और ये वायरल, बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ये उन बायोफिल्म्स की वजह से भी होता है जो फ्रेंडली माइक्रोब्स ने अपने आप को बचाने के लिए बनाई थी। ये फ्रेंडली माइक्रोब्स एक कॉलोनी बना के रहते हैं और अपने चारों तरफ एक ढाल बना लेते हैं। ये ढाल इन फ्रेंडली माइक्रोब्स को बॉडी में आने वाली एंटीबायोटिक्स से बचाती है, जिसे बायोफिल्म कहा जाता है। और अगर ये बैक्टीरिया ऐसा ना करे तो आपके द्वारा खाई गई एंटीबायोटिक्स इन माइक्रोब को मार देगी। एक और वजह है कैल्सिफिकेशन। दांतों में टाटर जमना, आर्टरीज में प्लाक जमा होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है, इसलिए इसे एंटीबायोटिक से ठीक करना गलत होता है। इवन आप महसूस करोगे कि अगर आपने एंटीबायोटिक ली है कुछ दिनों पहले, तो उसके बाद में समस्याएं और ज़्यादा बढ़ गई है। इससे आपके गले में रैशेस बन जाते हैं, रात में आप खर्राटे लेते हैं, सही से सांस नहीं ले पाते हैं। इसकी वजह भी फंगल ग्रोथ का बढ़ना और फ्रेंडली माइक्रोब का ख़त्म होना, ये सब शामिल है। देखिए, जो फ्रेंडली माइक्रोब है, जो एंटीबायोटिक से बचने के लिए अपने चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग बायोफिल्म बना लेते हैं, जिसके नतीजे में आपके गले में ज़्यादा रैशेस पैदा होने लगते हैं। अब देखिए, जो फ्रेंडली माइक्रोब है, जो एंटीबायोटिक से बचने के लिए अपने तरफ स्ट्रॉन्ग बायोफिल्म बना लेते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि बायोफिल्म बढ़ जाने से आपके गले में और ज़्यादा रैशेस बनने लगते हैं। अगर आपके गले का रेशा येलोइश या फिर ग्रीनिश है तो यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। अगर वायरल इन्फेक्शन है तो उस केस में ये रेशा साफ रंग का ट्रांसपेरेंट होता है।
दोस्तों, अगर ये प्रॉब्लम सीरियस नहीं है तो आप नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन से गार्गल कर सकते हैं, गरारे कर सकते हैं, उससे भी ये समस्याएं ठीक हो जाती है। सॉल्ट वाटर से नेज़ल रिंस कर सकते हैं, मतलब अपनी नाक को अच्छे से अंदर से साफ़ कर सकते हैं। इसके लिए मार्केट में नेज़ल रिंस बॉटल भी आती है, लिंक मैं टैग में डाल दूंगा, जिसमें कि आपको नाक के एक हिस्से से पानी डालना होता है और दूसरे हिस्से से पानी को बाहर निकालना होता है। सॉल्ट एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखता है, नमक में बैक्टीरिया को मारने की प्रॉपर्टी होती है। तो माइल्ड इन्फेक्शन को ठीक करने का ये बहुत आसान और बेहतरीन तरीका है नमक वाला पानी। इसे आप घर पर भी बना सकते हैं। आपको 1 टीस्पून नमक 1 कप गुनगुने पानी में लेना है और अपने नाक को अच्छे से धो लेना है। ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और कारगर तरीका है। इसके अलावा आप बेबी शैम्पू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं नेज़ल रिंस के लिए। रेगुलर शैम्पू नहीं लेना है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं जो नाक के अंदर इरिटेशन पैदा कर सकते हैं, सूजन की वजह बन सकते हैं। इसमें आपको 2 टीस्पून बेबी शैम्पू में 4 कप गुनगुना पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है और दिन में 3-4 बार नाक को अंदर से धोना है। ये साइनसेस में जमे रेशे को डाइल्यूट करता है, उसे लूज़ करता है। अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब कि बेबी शैम्पू और सॉल्ट वाटर को भी लेते हैं तो ये मोस्ट इफ़ेक्टिव हो जाएगा इस समस्या को ठीक करने के लिए। इसके अलावा आप आयोडीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आयोडीन का एक हिस्सा और एक हिस्सा पानी मतलब 50% वाटर के साथ में इसे डाइल्यूट कर ले और कॉटन बड्स के ज़रिए अच्छी तरह से नथनों में लगाएं। आयोडीन एक बहुत ही अच्छा एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसे आपको डाइल्यूट ज़रूर करना है। इस समस्या का एक और कारण होता है आपके इम्यून सिस्टम का वीक होना। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप फास्टिंग कीजिए, उपवास कीजिए। फास्टिंग एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने का। फास्टिंग पर भी मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूं कि आपको फास्टिंग कैसे करनी है। लिंक उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो फास्टिंग ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। हेल्थ से संबंधित किसी भी समस्या के लिए आप मुझसे इस नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं।